अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज लाहौर में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का दौरा किया, जहां फ़ारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सदीकी ने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़ियादत से मुलाकात की और इजलास के बाद दोनों जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया। तो आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। MQM को उम्मीद है कि वो अगले इंतखाबात में कराची में अपना खोया हुआ मैंडेट वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। क्या कहा इस हवाले से मुस्तफ़ा कमाल ने, वो भी आपको दिखा देते हैं। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला अपने मैंडेट पे वापस जाएंगे। 2013 में कराची में 20 सीटों में से 17 सीटें MQM ने जीती थी। हम उस पोजीशन पे वापस जाएंगे। MQM और मुस्लिम लीग नून के सियासी रोमांस की कहानी बहुत ही पुरानी और दिलचस्प है। मुस्लिम लीग नून ने कराची में कदम जमाने की कभी ज़्यादा संजीदा कोशिश नहीं की, तो मुत्तहदा भी पंजाब की सियासत से ज़्यादातर ला ताल्लुक़ ही रहती है। जब 2022 में मुत्तहदा ने तहरीक अदम एतमाद की हमायत का ऐलान किया और PDM और पीपल्स पार्टी के साथ एक मुआहिदा हुआ, तो इस मुआहिदे की ज़ामिन मुस्लिम लीग नून बनी थी। ताहम बाद में MQM मुस्लिम लीग नून से खफा नजर आई। जो हमारे साथ माहिदा पीपल्स पार्टी ने किया, जामिन PMLN और JUI थी, उन्होंने जो जामिन थे वो अपनी बका की जंग में लग गए, लड़ाई में लग गए। जितने पॉइंट्स माहिदे में थे उसमें से एक नहीं दिया। तो अगर अब आके वो हमसे एतमाद का पूछेगी, तो मेरी राय अपनी पार्टी को ये है कि पहले तो हम शहबाज शरीफ साहब से पूछे कि भाई हम आपको वोट क्यों दें, उसका तसल्ली बख्श जवाब दें, हमें कायल करें। वन वे ट्रैफिक कब तक चलेगा? तो आइए फ़ारूक सत्तार साहब से पूछ लेते हैं कि इस बयान के बाद मुत्तहदा ने नून लीग के साथ मुआहिदा जो है वो क्यों किया, और 1 वे ट्रैफिक 2 वे ट्रैफिक कैसे और किसने बनाई। फ़ारूक सत्तार साहब, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीधा लाहौर से आ रहे हैं आप, कैसी गई मुलाकात? मुलाकात बहुत अच्छी रही मेरे ख्याल में ना, क्योंकि असल चीज़ जो जज करनी होती है इस तरह की, जब सियासी कोई डायलॉग होता है, कोई मुलाकात होती है सियासी लोगों की, तो उसमें वो रियलाइजेशन कितनी है कि जो पहले बात समझौते हुए, माहिदे हुए, या पहले भी हमारे कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनी, तो उसमें जो बड़ा पार्टनर है उसी को ज़ाहिर है कि डिलीवर करना, अगर वो गवर्नमेंट में है और उसकी इंतज़ामी इख्तियार उसका है। लेकिन और जो हमारी पार्टी वो हमेशा सेकेंडरी रेसिपिएंट होती है, वो रिसीविंग एंड पर होती है। तो मगर आपकी एक ऐसी पार्टी है कि आप हुकूमतों की काया पलट देते हैं। देखिए, वो तो फैसला कौन, ये डिसाइसिव पोजीशन, किंग मेकर्स, हाँ, ना? तो इसीलिए हुकूमतें जो है वो आपको बड़े सेंसिटिवली हैंडल करती हैं। आप लोग हुकूमत से बाहर आएँ तो उसके बाद हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह मामला गिर जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी अहमियत सिर्फ अददी नहीं होनी चाहिए। हमारी अहमियत तो पाकिस्तान की बड़ी जमातों से भी शायद बड़ी है, अगर वो थोड़ा सा कराची को इग्नोर करना बंद कर दे। कराची को नज़रअंदाज करेंगे इसलिए कि अगर वहाँ से उनका वोट बैंक नहीं है और वो कहेंगे रियल पॉलिटिक्स इज लोकल पॉलिटिक्स, तो हमें तो अपने अपने वोट बैंक में ही सब कुछ करना है। फारूक भाई, तो मेरे ख्याल में आपके... फिर वो उस शाख को काट रहे हैं जिस पर बैठे हुए, उस मुर्गी को ज़बा कर रहे हैं जो रोज़ाना सोने का अंडा दे रही है, उस गाय को ज़बा कर रहे हैं कि जो दूध दे रही है। देखिए, आप एक सीनियर सियासतदान हैं फारूक भाई, आपने तो काम किया है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी। आज आपकी मुलाकात है, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे पता है, बड़े अरसे के बाद आपकी मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है। जाहिर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू ब्रदर्स? मैंने क्या कहा कि जज करने की बात होती है कि रियलाइजेशन कितनी है। अब तो आपको काफ़ी मौका मिला है उनको जज करने का। उसके बावजूद भी होता यह है कि जो पिछली हुकूमत में कमी रह गई थी कि अगर लाहौर में एक ऑरेंज ट्रेन चल सकती है तो कराची में क्यों नहीं चली, कराची में ग्रीन बस क्यों थी, ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी। तो फिर इस नाराज़गी के बावजूद कैसे कर लिया इलाहा आपने? जो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, PDM की हुकूमत जैसी भी चली ना, उसमें भी हमारे 10 शिकवे थे, 27 नुकात। और हमारा जो असल शिकवा था वही था कि हमें किनके रहमो करम पे छोड़ दिया सूबे में, जिनकी ज़मानत मौलाना फजलुर रहमान ने और शहबाज शरीफ साहब ने खुद ली थी।
असल में हमारा गिला तो मगर वो था। अगर नाकामयाब हुए जामन बनने में तो हाँ। अब ये जो इल्हाक कर रहे हैं किन बुनियादों पे कर रहे हैं आप? ये तो देखें ना, ये कोई इलेक्शन या हुकूमत बनाना या हमें क्या सीट एडजस्टमेंट होगी ना आपकी, नहीं, फिर क्या हम होगा? तो ये बात कर ही नहीं रहे। आज तय क्या हम तो हुआ है? ये बात कर रहे हैं कि एक ऐसा कौमी इत्तफाक राय कायम हो, एक ऐसे कौमी एजेंडे पे जिसमें कराची सरे फहरिस्त उजागर हो, इसलिए कि 4000 अरब का टैक्स देता है, 40 अरब की खैरात मिलती है, फिर जिस तरह 15 सालों में उसका हशर तबाह बर्बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वडेरों ने मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पर बार बार अपना वज़ीर आला बनाकर हर मरदमशुमारी में एग्जैजरेट की अपनी आबादी, हमारी आबादी को लापता किया, छुपाया, दबाया, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि हम अंडर रिप्रेजेंटेड थे, हम अंडर फंडेड थे और ज़ाहिर अंडर काउंटेड थे। तो अच्छा, ये अंडर काउंटिंग को एड्रेस किया शहबाज शरीफ साहब ने कब? अभी जो क्या कहा उन्होंने? मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए हमारा जो देखिए खबर तो अब एक सहाफ़ी चाहता है ना, तो अब perception कोई खबर तो दें कि अंदर बातचीत क्या हुई है। हमारा मेरे जो आपने अभी ये मेरा ये वीडियो क्लिप चलाया, हाँ। इसके बाद मर्दमशुमारी का एक सिलसिला चल रहा था, उसके साथ साथ पैरेलल चल रहा था। हमारी नाराज़गी पीपल्स पार्टी की ज़मानत देने और फिर पीपल्स पार्टी पर कोई प्रेशर नहीं डाला PMLN ने, हमारा ये शिकवा था। खुद PMLN से हमारी सिर्फ तवक्कुआत यही थी कि जो मरदमशुमारी हो रही है अगर आपने कराई है, और PTI भी कराने के लिए तैयार थी क्योंकि उसी वक्त से तैयारी हो रही थी ना, और असल तो कमिटमेंट शायद खाकान अब्बासी ने दी थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जब हमने 2017 में होने वाली जो छठी मरदमशुमारी थी उसको चैलेंज किया और उसके वो मान लिया। मगर देखिए आप अच्छा, लेकिन मानने के बाद किया क्या? आप बाकी नुक्ते मानने के बाद क्या किया? नहीं, ये था कि आपके जो लोग लापता हैं, सुन लो, सर मैं तो आप ही की बात मानने के बाद हुआ ये कि पहली मर्तबा मरदमशुमारी में 7 अप्रैल को जब 1 करोड़ 60 लाख से भी 30 लाख कम कर दी गई आबादी, तो हमने जो 32,000 इमारतें हैं, 4,000 के करीब कच्ची आबादियां हैं, गोट हैं, और उसके अलावा जो सैकड़ों हज़ारों नई जो 32,000 इमारतें, नई बस्तियां जो 200-300 थी, तो जब हमने उनकी निशानदेही की तो वो जो सैटेलाइट इमेजिंग पे वाजे हो गया कि उनके तो ग्राउंड PMLN ने क्या किया? पीपल्स पार्टी ने अपनी टीमें PMLN ने, सेंसस कमीशन ने मरकज से अपनी टीमें भेजी। तो वो आपसे इस बात पे एक ही पेज के ऊपर है कि जो कराची की आबादी है उसको कम दिखाया गया। उन्होंने आज क्या कहा? देखिए बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, और पहली बार मरदमशुमारी के रिजल्ट में पहली मरतबा जो हकीकत है वो सामने के कराची की ग्रोथ रेट जो थी 4.1 थी और पूरे कंट्री की 2.5। आज मियां नवाज शरीफ ने आपको क्या कहा? क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि आज जो आपकी मीटिंग, उन्होंने कहा कि इसकी आबादी को भी बिल्कुल सही गिना जाए, अगली मरदमशुमारी में मजीद आबादी बाजियाब हो, जो कराची का और सिंध के शहरों का हक है जी, वो उन्हें मिलना चाहिए। और K4 के लिए हमने सारे पैसे रिलीज़ किए, फिर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अगर K4 को कंप्लीट नहीं किया या शुरू ही नहीं किया तो ये जो पैसे वफाक ने रिलीज किए ये आप तक पहुंचे नहीं, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोविंस में रोक लिया। आप ये कह रहे हैं रोके नहीं, खर्च कहाँ के ही नहीं पता चल रहा है। अच्छा, मतलब तो K4 के पैसे, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपके, K4 के पैसे कहाँ खर्च हुए? उन्होंने कहा हमने तो बहुत पैसे रिलीज किए। उन्होंने कहा अच्छा सर, मुझे और हमारे बिल में कि मरकज से रिलीज हुए, लेकिन 4 मरतबा प्रोविंस ने वाटर बोर्ड को हथियाया ना। अच्छा, मेयर के पास रहने नहीं दिया, वाटर बोर्ड ले लिया पूरा का पूरा, जो बल्दियाती फंक्शन है आर्टिकल 140 की नफी की। और वो जो हमारे चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी हमारी पिटीशन के हक में फैसला दिया कि भाई दे दे, वो सबको मालूम है। फारूक साहब, जो JUI फे और GDA है उसके साथ आप लोगों का किस किस्म का अलायंस हो रहा है? क्योंकि ये भी बात की गई और ये कुछ खबरें बाहर आई कि जो आज आपकी मुलाकात हुई है उसके अंदर इसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है कि JUI फे और GDA भी आपके साथ आएगी, किस हद तक आएगी, क्या आपने फैसला किया? देखिए, ये जो ब्रॉडर या जो वसीतर मफाहिमत है ना, इश्तराक अमल, ये इलेक्शन तो उसका एक कंपोनेंट है। नहीं, उस कंपोनेंट के बारे में लेट्स टॉक अबाउट इट बिकॉज़ इलेक्शन इज इंपॉर्टेंट सर। मैं जाऊंगा, लेकिन इसके अलावा है कि एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए और उसके लिए एक चार्टर हम तैयार कर रहे हैं। हमारी 6 रुकनी कमेटी कायम हुई। वो सिर्फ कराची के लिए होना चाहिए? नहीं, पूरे मुल्क के लिए। तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी को आप शामिल करेंगे? कराची पीपल्स पार्टी को शामिल करेंगे नेशनल कंसेंसस में? पीपल्स पार्टी को देखिए, दरवाजे खुले, पीपल्स पार्टी से भी कहीं ना कहीं तो बात होगी ना। और PTI, हर सियासी जमात जो इलेक्शन लड़ रही है,
जिसका निशान जो है वो बैलेट पेपर पर होगा, वो सियासी जमातें मौजूद है, उनके वजूद से तो इनकार नहीं किया जाएगा ना। ये तो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है ना। हाँ, कि तो इसका मतलब है कि जब बल्ला मौजूद होगा तो मैं कैसे कहूँगा कि मैं बल्ले की तरफ नहीं देख। तो ये जो 6 रुकनी कमेटी आप बना रहे हैं, कुछ इसके खदोखाल हमें बताइए कि ये क्या करेगी ये 6 रुकनी इसका कमेटी? सबसे बुनियादी मकसद ये है कि जो मुल्क को सियासी माशी बहरान से निकाल कर आइंदा हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं उसको भी अभी से कॉम्प्रिहेंड करके, ताकि अगर जमहूरियत को एक मौका देना है आगे तो उसका सफ़र ज़्यादा स्मूथ और अपोजिशन और ट्रेजरी बेंच की लड़ाई और जंग में पार्लियामेंट पूरी हाईजैक ना हो जाए और उसमें प्रायोरिटीज़ बाद में तय हो, पहले से क्यों ना तय हो जाए। तो कुछ चीज़ों को पहले से तय कर लिया जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की बात हो रही है जो MQM प्रपोज कर रही है, 140A के साथ 140 भी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, इसलिए चूंकि देखिए आपने कुछ जो अपने 27 नुकात उठाए थे ना, आपके वर्कर्स भी आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे, मुझे पता है आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, अभी तक मिले नहीं। आपके दफातर के ऊपर भी इस वक्त ताले लगे हुए हैं, उस हवाले से कोई बात हुई आज? देखिए, उस हवाले से बात ज़रूर हुई, इसी में एजेंडा उसका डाला गया और उसमें ये भी बात है कि अगर उसके अंदर तो PMLN अगर फेल टू डिलीवर ऑन दैट। देखें, अगर वो तो PTI भी डिलीवर फेल हो गई थी, वो तो सारी जमातें अब तो क्यों फेल होती है? आसमान से तो कोई सियासी जमात लाएंगे नहीं। मगर आपने तो ये कहा था कि इसी पॉइंट्स के ऊपर हम आपसे बातचीत करें। मुझे याद है आपका, मैं उधर ही थी जब आप लोगों का ये एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग हुई और आपने कहा ठीक है हम नो कॉन्फिडेंस में भी आपका साथ देंगे। इट वाज बेस्ड ऑन दिस ना जी। मिसिंग पर्सन की बाजियाबी का मुतालबा हमने हर माहिदे में भी किया, हर हुकूमत के साथ इल्हाक करते हुए भी किया और फिर उसके बाद अपोजिशन में किसी के साथ थे तो वहाँ पर भी ये बात की, पार्लियामेंट में भी उठाते रहें और अपने ये चारों जलसे हमारे अब तक हुए हैं इलेक्शन की तैयारी, उसमें भी। फिर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा। देखिए, आप फिर इलेक्शन फोकस होकर गवर्नमेंट, आप समझ रही गवर्नमेंट फॉर्मेशन की कोई बात हो रही है, अभी कोई माहदा नहीं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन की कोई बात नहीं हुई, सीट एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं हुई। सीट एडजस्टमेंट के लिए एक जुज़्व है कि उस पर भी यही कमेटी फिर सूबाई लेवल पे भी जाके बैठकर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है सिंध में ख़ास तौर पर और फिर जहाँ जहाँ पंजाब में अगर हमारी तंजीमें ना हो गई है, KPK में और बलूचिस्तान में जहाँ मार्जिन से बलूचिस्तान में 1-2 सीटें हम बिल्कुल 200 वोट से हारे हैं, तो वहाँ पर अगर हमारा वोट बैंक है तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये सीट एडजस्टमेंट को आप इलेक्टोरल अलाइंस या इलेक्शन अलाइंस ना कहें, वो होता है एक निशान पर इलेक्शन लड़ना, वो इलेक्शन अलाइंस या इलेक्शन इत्तेहाद होता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है और ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इलेक्शन की और सीटों की नहीं है, बल्कि आने वाली हुकूमत के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे, सिर्फ वोट नहीं लेना लोगों से, लोगों के मसाइल को कैसे आप हल करेंगे, आप उनको मुश्किलात से कैसे निकालेंगे। सियासी तो माशी बहरान, सियासी कीड़ा है, मैं इस तरह समझती हूँ आपके बारे में। तो बात यह है कि जो आपने लोकल बॉडी इलेक्शंस बॉयकॉट किए, आप समझते हैं कि वो दानिशमंदाना फैसला था? इंतहाई दानिशमंदाना फैसला था। क्यों? इसलिए कि स्पेस छोड़ दिया आपने। देखें, हमें पता था ना कि इस इलेक्शन में होना क्या है। जमाते इस्लामी के लिए स्पेस छूटी क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारा राइवल या कॉम्पिटिटर PTI नहीं थी। PTI को भी उसके हिस्से की सीट मिल गई ना, लेकिन जमात इस्लामी से कम मिली। और जमात इस्लामी और PTI दोनों नंबर में अगर MQM भी होती तो एक बड़ा हिस्सा MQM को मिलता, तो हम तीनों का वोट बैंक शायद कॉमन होता। मुनीर जहाँ की सुने, और पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक 15% से ज़्यादा नहीं है, वो 20,000 का UC का हल्का बनाकर उन्होंने उसको 55-60% तक स्ट्रेच किया और हमारा जो 85% का वोट बैंक है मेरा जमात इस्लामी या PTI का कराची में, उसको उन्होंने सुकेड़ के 40-45 कर दिया। असल मसला ये है और इसी पर जब 73 सीटों के खसारे से इलेक्शन होगा तो कराची के इस बुनियादी मफाद पर सौदा करके, मगर देखिए अगर हकायक की तरफ जाएं तो इलेक्शन रिजल्ट जो 2018 में आए थे उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 76 मिले, PTI को 23 मिले और आप तीसरी पोजीशन पे रहे 16 सीट्स के साथ। तो आई मीन 2018 के इलेक्शन के अंदर सवाल ये बनता है कि अगर आप 2018 के इलेक्शन को, आपकी अंडरस्टैंडिंग 2018 के इलेक्शन को जो जनरल इलेक्शन है उसको अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से कंपेयर करेंगे
नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक हदफ बनाया हुआ है और JUIF के साथ आपका कोई ऐसा प्लान है कि जिस तरह अंडरस्टैंडिंग एक PMLN के साथ हुई, आपकी एक और मुलाकात होगी GDA के साथ, आपकी तो हमारा मुसलसल एक सिलसिला हमारा कायम है रहा है, और सीट एडजस्टमेंट पर तो हम ओपन है, मगर देखिए ना, और अंदरूनी में हमारा इतना प्रेशियस वोट बैंक है जो जाया हो जाता है, मगर ये आपका वर्कर हजम कर लेगा JUIF के साथ किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी इतनी फर्क है। लाड़काना में JUI की पोजीशन नंबर 2 रही है 2018 में, जहाँ मुझे ये सारी चीजें बता रही हैं, तो वहाँ इंटीरियर सिंध की भी देखें, आप कराची का रिजल्ट बता रही है, अब इंटीरियर सिंध का सारा पूरे सिंध का मैं बता रही हूँ आपको, सिंध असेंबली का बता रही हूँ, हाँ सिंध असेंबली में कराची का बता रही है ना आप। मैं कह रहा हूँ कि आप सिंध असेंबली हो या कौमी असेंबली, आप इंटीरियर सिंध का देखें और उसमें JUI की मोबिलाइजेशन और पोजीशन को देखें, एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आई, और फिर उनके पास अवामी मोबिलाइजेशन, स्ट्रीट पावर भी उनके पास वहाँ पर है। ये जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसका जामिन कौन होगा? ये जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसका जामिन कौन होगा? कौन आपको करीब लेके आया है? क्या आपको लगा कि नहीं अब हमें ये करना चाहिए? इस फैसले पे कैसे आप पहुंचे? इतना आपको हल्फिया कहता हूँ कि ये इतना इंडिजिनस है, ये जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी, जो सियासी बरादरी है, ये उसके अंदर ही, ये देखे ना, मैं 2 साल से कह रहा था कि MQM के सारे धड़ों को रीयूनिफाई होना चाहिए, और अपने मुस्तफा कमाल भाई से और खालिद भाई से कहता था, वो उस वक्त मेरी बात नहीं मानते थे, लेकिन बाद में रियलाइजेशन ने प्रिवेल किया और 11 जनवरी 2023 हमारी रीयूनिफिकेशन हो गई ना। तो देखिए मैच्योरिटी, पॉलिटिकल एक्यूमेन, आपका विजन क्या कहता है? तो मेरे ख्याल में हमारा विजन यही कहता है कि 15 सालों से जो लेगेसी सिंध में कायम है वो मसनूई है, और उसका मैंडेट अगर इंटीरियर सिंध है तो उस अक्सरियत पर उसका काम लोगों की खिदमत करना, हुक्मरानी करना नहीं है। बदउनवान और करप्ट जो हुक्मरानी गवर्नेंस कायम की गई है, उसने तो सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब अभी मगर आपको इससे पहले अभी पता है 200 से ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी कह रही है हमें नहीं दी जा रही, PTI कह रही है हमें नहीं दी जा रही, आपको दी जा रही है? जो लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को 15 सालों से मिली थी, हमारी कीमत पर, हमारी फील्ड को तहस नहस करके, अगर हमें उसमें से कुछ हिस्सा मिल रहा है तो उस पर उनकी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि उनके आज मिल रहा है आपको वो हिस्सा। देखिए वो इस हद तक है ना, जैसे हल्का बंदियों में हम गए तो 2018 में जो रॉन्ग्स थी उसकी कुछ करेक्शन हुई है, अभी जब हुई 2023 में ना, एक ये हुआ। दूसरा इसी के साथ साथ जो है वो मर्दमशुमारी में एक कौमी असेंबली की सीट हमारी बढ़ गई, कहीं की नहीं बढ़ी, 3 सूबाई की बढ़ गई। फिर नवाबशाह, मीरपुर खास और सक्खर में अर्बन सीट को 4 रूरल में डिवाइड कर दिया आपने, रूरल के साथ मिला के मेरे 4 हिस्से कर दिया आपने, मेरी एक सीट थी वो मेरे। तो ये इसके अंदर तो शहबाज शरीफ साहब की भी तो गलती है ना, आप सिर्फ उनको तो नहीं कह सकते। शहबाज शरीफ साहब तो वजीर आजम थे जब ये सब कुछ हो रहा था। नहीं, 2018 की जो हल्का बंदियां थी वो तो उस वक्त की केयर टेकर, मगर अब क्या आप समझते हैं कि वो सब कुछ कोर्स करेक्शन हो गई है? बेहतर देखिए, मुकम्मल तसल्ली बख्श, मुकम्मल तौर पर तो इत्मीनान मैं नहीं कह सकता, लेकिन मतलब 2 चीज़ें अब रह गई हैं, और उसमें पहला जो है वो सिविल इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया, वो 15 सालों की लेगेसी हॉन्ट कर रही है। फिर जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका करियर बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मुंसिफ, बहुत अच्छे जज रहे, लेकिन वो इस वक्त घिरे हुए उसे निर्गे में, जहाँ उनको जो मशवरे दिए जाते हैं, घूम फिर कर वही अफसरान जिनकी रेपुटेशन उस वक्त की लेगेसी के साथ जुड़ी हुई है, उन्हीं की पोस्टिंग हो रही है। जो तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है सर? नहीं मिल रही ना, नहीं मिल रही ना। ठीक है, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमने इलेक्शन कमीशन में अपने सारी ये तहफ़्फ़ुज़ात उनको बता दी हैं। सिविल मिलिट्री के ऊपर कोई बातचीत हुई है? सिविल मिलिट्री के ऊपर कोई बातचीत? मुझे ये सवाल आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, मैंने कहा यार सिविल इस वक्त बात हो रही है तो ये हो जाने दें, और अगर हमें लगेगा कि कहीं किसी को और इंगेज करना है इस मुल्क की बका सलामती के लिए, मुल्क की सियासी जमहूरी अमल को, तो फिर हम वो भी इंगेज करेंगे। तो ये जो आप कंसेंसस बना रहे हैं, इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स, फौजियों को भी होना चाहिए, जजेस को भी होना चाहिए, मीडिया को भी होना चाहिए, आपकी तजवीज़ क्या है? मेरा एक्यूमेंट है MQM का 2010 से कह रही है कि अगर, अब तो ये बात बहुत खुलकर सामने आ गई कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है और रहा है, और अभी भी है और रहा है। मैं कब मैंने ये है और रहा है, तो अगर ऐसा है भी और सारी जमातें मानती हैं तो आए,
फिर कोई एक जमात जो है वो फेवरेट जमात ना हो, दूसरी जमात बहुत ज़्यादा बैड बुक्स में ना हो, ताकि उसको रुकावटें मिले। ये आप कैसे इंश्योर करेंगे? इसलिए सियासतदान कैसे इंश्योर करेंगे? एक फार्मूला ये हो सकता है कि किसी को भी डिसएंगेज करना है तो उसको एंगेज करके भी डिसएंगेज किया जा सकता है। क्या मतलब? एक बड़े ग्रैंड मकाल में करके। इसीलिए तो मैंने कहा पहले एक नेशनल एजेंडा और एक नेशनल कंसेंसस तो बिल्डअप करें। सियासी जमातें, आप पीपल्स पार्टी को कैसे बाहर रख सकते हैं या पीटीआई को? कौन कह रहा है बाहर रख रहे हैं? नहीं रखना चाहते। मैं तो कह रहा हूँ ना कि आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन सारी सियासी जमातें मिलकर कर लें, एक वुकला का, जजों का कमीशन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बना दे, कर दें। फिर जो अगर मेरे खिलाफ फैसला हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। लेकिन 15 सालों से जो लेगेसी पीपल्स पार्टी के आर्टिकल 140A को जिस तरह ट्रैम्पल किया है, तो ये और फिर चीफ जस्टिस ने फैसला भी दिया कि 140A के तहत अमेंडमेंट करें लोकल गवर्नमेंट के लॉ। ये तो बल्दियाती इलेक्शन कराने के रवादारी नहीं थे। नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कराए। नहीं, अलग टॉपिक नहीं है ये, हमारी सियासी जमहूरी मरकी और जो मौका मिलता रहेगा तो उसके ऊपर भी बात करते रहेंगे। मगर आज समझ में आ गई है कि जो रुख था आपका, जो मीटिंग का मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ी देर बाद आपकी मुलाकात हुई, वो किस तरफ था। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे सीनियर सियासतदान और सेनेटर ताज हैदर साहब से, जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटियों के सरकर्दा रुकन रह चुके हैं। इनके साथ मौजूद होंगे कराची और सिंध की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार नज़ीर लगारी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीर साहब, आपसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगी कि आज जो MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुलाकात हुई है, और अब ये भी बात हो रही है कि JUIFA और GDA इन सब का मिलके जो है एक तरीके से सीट एडजस्टमेंट के लिए एक अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर एक चार्टर ऑफ इंटरेस्ट्स, नेशनल इंटरेस्ट भी बनाया जाएगा। इसका फ़ायदा सिंध के अंदर जो है MQM को ज़्यादा होगा कि आप समझते ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा? मेरे ख्याल में दोनों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट करने से, एक दूसरे के साथ मिल जाने से, अलायंस बनाने से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं शाह मोहम्मद शाह, वो सबकदोश हो चुके हैं। उनकी जगह पर हैं बशीर मेमन साहब। बशीर मेमन साहब का ताल्लुक ज़िला मटियारी से है गालिबन, और ज़िला मटियारी में उनके पास काउंसलर की भी सीट नहीं है, और शायद काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते हैं, ना मटियारी से, ना हाला से, ना भान सईदाबाद ना सईदाबाद से, और ना ही किसी और तालका से। और उनके होने और मैदान में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ FIA के साबिक DG रहे हैं, और इसके अलावा वो कहीं IG भी रहे हैं, और कहीं पर पुलिस में बड़े बड़े मनसब पर रहे हैं। लेकिन सियासत में उनके कद काठ से ज़्यादा उनके छोटे भाई का बड़ा कद काठ है। सियासत में वो नहीं है, NGO सेक्टर में है, नसीर मेमन साहब। हमारे नसीर मेमन भी दोस्त हैं, बशीर मेमन भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनके होने से ना MQM को फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। इसी तरह से MQM अपने बेस से हार चुकी है, एक दफ़ा नहीं, ये जो है अब उसकी हार का सिलसिला खासा बढ़ चुका है, और मैदान छोड़कर भी उन्होंने अपने लिए कोई अच्छा नहीं किया है। तो इस वक्त सूरत हाल दोनों के साथ होने से कहीं भी कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। ताज साहब, मेरा ख्याल है कि विदाउट इवन आस्किंग यू, मुझे शायद अंदाज़ा है कि आप नज़ीर लगारी साहब से मुत्तफ़िक होंगे, मगर ये बताइए कि MQM को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो मियां नवाज शरीफ साहब से जाके मिले और उन्होंने कहा कि जी हम एक अच्छा अलायंस बनाएंगे, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लड़काना से भी एक टफ़ टाइम दे सकते हैं चूँकि वहाँ पर JUIFA मजबूत है। देखिए, नज़ीर लगारी साहब एक प्रोग्रेसिव आदमी है और वो इस तमाम बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। दूसरे ये कि क्योंकि कराची में रहे हैं तो कराची के हालात से भी पूरी तरह वाकिफ है। बात यही है मुनीज़ कि ये हर चीज के पीछे एक न एक कोई सियासी फिक्र, सियासी नजरिया होता है जी। जो MQM का सियासी नजरिया है वो तअस्सुब पे है कि लिसानी बात के और सूबाइयत पे और बिल्कुल ही एथनिक सियासत
वो उनका नजरिया है। इसी तरीके से मियां साहब का नजरिया भी वो टॉप डाउन वाला है कि अमीर को और अमीर कर दो और फिर वो दुआ मांगते रहो कि वो ट्रिकल डाउन हो के। मगर ये जो एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ठीक है जी हम GDA, JUIFA, PMLN, MQM, जाहिर है अगर एक इत्तेहाद बनता है, सीट एडजस्टमेंट होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या खदशा है इस हवाले से, और क्या मोर इम्पोर्टेंटली क्या आप PTI से भी किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोच रहे हैं सूबाई लेवल पे सिंध के अंदर? नहीं, बट द रिएक्शनरीज वर ऑलवेज टुगेदर। ये जितने भी रजत पसंद अनासिर हैं ये तो हमेशा साथ थे एक दूसरे के, और इनका नजरिया भी यही है कि भाई जो भी जी मगर कर सकते हो वो करो। मगर ताज साहब PTI के साथ एक अफवाह सी है कि आप लोगों की अब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है PTI के साथ, तो क्या ये अफवाह दुरुस्त है? और अगर आप बात कर रहे हैं PTI से तो आप किससे बात कर रहे हैं? उनकी ज्यादातर जो क़यादत है वो तो जेलों में। देखो हम तो शख्सियत पे तो नहीं जाते हैं ना, नजरियात पे जाते हैं। नजरियात उनके क्या है? कल भी वो सेनेट के अंदर उन्होंने कोई सुपर प्लानिंग कि जी कोई ऊपर बैठ के दुनिया भर के एक्सपर्ट बुला के वो एग्रीकल्चर सेक्टर को और फूड सिक्योरिटी दे। सेनेटर सानिया नश्तर ये रेजोल्यूशन लेके आई जी और जी हमने उसकी मुखालफत की जी, और मेरी समझ में नहीं आया कि खुद जमील नश्तर साहब ने जो लोकल सोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए दिए थे जी एज प्रेसिडेंट नेशनल बैंक, वो कितने आखिर उनको क्यों नहीं पूछते, देखते हैं कि तो भाई मगर सानिया निश्तर तो PTI से मुंसलिक थी, तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरिए के तहत उन्हीं सियासी जमातों के साथ जाएगी जिनका वही नजरिया हो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, या कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह बाकी आपके लीडरान कहते हैं कि जी हम तो किसी के साथ भी अलायंस करने को तैयार हैं, डोर्स आर ओपन? हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उनके पास सोल्यूशन ये है कि अमेरिका से माहिरीन बुलाओ, हमारे पास सोल्यूशन ये है कि लैंड रिफॉर्म करो। ठीक, ओके, सो यू आर ऑन डिफरेंट पेजेस। ठीक ठीक, वी आर ऑपोजिट टू ईच अदर। हाँ, मगर ताज साहब मैं इधर छोटा सा वक्फा शामिल करती हूँ, मगर आपसे और नज़ीर लगारी साहब से भी पूछूंगी वक्फे के बाद कि इमरान खान साहब ने हमेशा से ये कहा है कि जी हम किसी किस्म का अलायंस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं करेंगे, मगर अब ऐसे बयानात आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि शायद PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कम अज़ कम सिंध के हद तक शायद कोई अलायंस हो जाए। ये क्या हो सकता है, ये मुमकिन है? ये आप दोनों से पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नज़ीर लगारी साहब, मेरा आपसे वैसे दो सवाल है मगर मैं पहला कर लेती हूँ। वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको लगता है सिंध में इनकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? एक तरफ से ताज साहब कहते हैं कि आइडियोलॉजिकली वी आर अपोज, यकीनन, मगर दूसरी साइड से हमने देखा है कि जरदारी साहब की कैपेसिटी टू स्वॉलो द एनिमीज़, मतलब स्वॉलो जिसे कहते हैं ऑपोजिशन एंड टेक ऑपोजिशन, इसको आप कॉम्प्लीमेंट करें या आप तनकीद करें, इज़ ग्रेट। आई मीन PMLQ के साथ भी तो उन्होंने डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया था ना परवेज़ इलाही साहब को। एक तो बात यह है कि हमें जो मूव्स होती हैं, पॉलिटिकल मूव्स, उनके डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत होती है। मैं बहुत ही कम इल्म हूँ और मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक तो यह है कि सिंध में PTI नाम की कोई तंजीम एग्जिस्ट करती है, मुझे मालूम नहीं है। उसके प्रेसिडेंट कौन है ये मेरी कोताह इल्मी है कि मुझे मालूम नहीं है। उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है मुझे नहीं पता है। एक ज़माने में इमरान इस्माइल अली जैदी और फैसल वाडा कराची में होते थे, और वो होते थे क्या नाम है फिरदौस शमीम नकवी, इस तरह के कुछ एक आध लोग शायद उनमें से बाकी हो, और कोई इस तरह से बाकी नहीं है। जो आपका देही सिंध का इलाका है उसके अंदर कोई एक जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ से PTI की ये पोजीशन हो। वो जो अपना हमारे मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के जो सजादा नशीन है, उनके असरात से भी उनकी पार्टी को उम्मीदवार को जमानत जब्त हो जाती है उमरकोट में।
और वो जाते हैं पगड़ी अच्छा, बांध कर जी मैं वहाँ। ठीक, तो मैं आपकी बात समझ गई हूँ, बिल्कुल सीधी आपने बात कर दी है। ताज साहब, बात ये है कि एमक्यूएम के साथ तो आपने बहुत दफ़ा जो है उनके साथ आपने डील किया है, मगर एक तासुर है एमक्यूएम के बारे में कि एमक्यूएम को या भेजा जाता है या निकाला जाता है कोalition से। सो इस बार आप इस मूव को कैसे देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि एक तरीके से राह हमवार की जा रही है और ये जो एक नई अंडरस्टैंडिंग हुई है एमक्यूएम और पीएमएलएन की, इसका जामन कौन बना? देखिए, हम जो है वो एमक्यूएम की जो सियासी नजरिया है वो तअस्सुब पर मबनी है, लिसानियत पर मबनी है, और हम हमेशा ये कोशिश करते रहे कि वो वहाँ से निकल के पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम के अंदर आए ताकि ये तअस्सुब का खात्मा हो। वैसे भी हम अपने दरवाजे खुले रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि लोग, अगर हम लोगों के साथ बैठेंगे, अक्रॉस द टेबल बात होगी, यानी मैं खुद जो कि मैंने कभी नहीं किया था, मैं खुद वकार मेहंदी साहब और सईद गनी साहब के साथ वहाँ एमक्यूएम के दफ्तर गया और सेंसस के मामले पे उनको पूरी ब्रीफिंग दी, और बात ये हुई कि हमने कहा कि भाई सिंध के साथ जो ज्यादती हो रही है उसको रोका जाए। वो फिर घूम फिर के वहीं पे आ गए कराची पे, और उसके बाद सिर्फ उन इलाकों में कि जहां उनके वोट थे सेंसस को बढ़ा दिया गया, यानी सेलेक्टिव काउंटिंग हुई कि जी इन इलाकों में मजीद वोट जो है पूरे सिंध की 3 करोड़ की आबादी कम की गई, तो वो बिलखसूस 60 लाख। ठीक, तो ये तो रिगिंग, प्री पोल रिगिंग बहुत पहले से 1.5 साल से तो हो रही है। अच्छा, ये आपका मौकफ है। नज़ीर लगारी साहब, आपकी जानिब है जनाब। अच्छा, जी ताज साहब। नज़ीर लगारी साहब, बात यह है कि एमक्यूएम का इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मिलना, माजी में हमने देखा है कि एमक्यूएम जब कहती है कि हम एक हुकूमत से निकल रहे हैं तो फिर आप समझें कि उस हुकूमत की जो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो आप एमक्यूएम के इस मूव को कैसे देख रहे हैं? अच्छा, वो किसी भी हुकूमत से निकले, किसी भी हुकूमत में जाएं, असल बात तो ये है कि जो निकालने और जाने का कहते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से मूव होगी। और अब तक की सूरत हाल यही है। 90 में वो गए थे पीएमएलएन के साथ, और उस वक्त गए थे जब पीपल्स पार्टी को मालूम नहीं था, उनके साथ इत्तेहाद करके इक़्तिदार में बैठे हुए थे। इक़्तिदार में मौजूद होते हुए बैकडोर में जाकर वो इनसे इत्तेहाद भी कर चुके थे और इत्तेफाक भी कर चुके थे और आईजीआई का हिस्सा भी बन चुके थे, हिस्सा बनने की तरफ जा भी रहे थे। ये सारा कुछ हो गया था 90 के इलेक्शन में, और इन्होंने उनके साथ मिलकर हुकूमतें बनाने का भी सोचा था और बहुत करीब भी हो गए थे। फिर ऑपरेशन का शिकार भी हुए उन्हीं के दौर में। ऑपरेशन का शिकार, नथिंग इज रिटन इन स्टोन। आज की जो मीटिंग है, नथिंग इज रिटन इन स्टोन, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज किया है कि एमक्यूएम खुद अपने आप को क्या दे सकती है हमें ये नहीं मालूम है, खुद अपनी किस पोजीशन पर खड़ी हमें नहीं मालूम है। हमने देखा है कि उनका जो सबसे ताकतवर हल्का समझा जाता था वहां से वो इलेक्शन हार गए। बहुत से ऐसे हल्कों में इलेक्शन हारे हैं जिनका कोई तस्वर नहीं किया जा सकता था। वो अपने उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, तो पीएमएलएन को जिसका वोट जो है वो उनका वोट बैंक और उनका वोट बैंक बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनको क्या देगा? और बड़ा आपने अहम सवाल किया है, बहुत अहम सवाल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ताज हैदर साहब, मुझे पता है आप सफ़र करके आए थे, आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला। तो नाजरीन, इलेक्शंस के अंदर क्या होगा वो देखना अभी बाकी है, मगर चूँकि गहमा गहमी शुरू हो गई है तो मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। क्या चार्टर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट सामने आएगा ये देखना भी बाकी है, मगर जो एमक्यूएम की पोजीशन है वो वाज़े तौर पे हमने आज इसके ऊपर फोकस किया। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।